नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली में अपोजिशन की मुख्तलिफ तहरीकात इल्तिवा नामंजूर, शोरगुल के बीच ऐवान की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। 25 अप्रैल से 7 मई तक किसी भी वक्त मजालिस से मुकामी के इंतखाबात मुमकिन, बागी अरकान के खिलाफ स्पीकर से शिकायत करने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद के दौरान अहम अपोजिशन का अदम ताउन सयाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का इजहार अफसोस। पीर को रियासती असेंबली में बजट की पेशकशी, रियासत की इख्तिसादी हालत पर वजीर फाइनेंस का इजहार इत्मीनान। और कर्नाटक और महाराष्ट्र में कामयाबी से मुकामी मजलिसी कारकुनों में जोश, दारुस्सलाम में पार्टी क़ियादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हफ्ते को रियासती असेंबली के बजट इजलास के आगाज पर तेलुगु देशम ने बाबली प्रोजेक्ट, टीआरएस ने तेलंगाना पर करारदाद, सीपीआई ने बागबानी किसानों के मसाइल और सीपीएम ने पीने के पानी और गैर मौसमी बारिश पर तहरीकात इल्तिवा पेश की। ताहम स्पीकर एन मनोहर ने तमाम तहरीकात को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही अपोजिशन अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो ऐवान में अपोजिशन का शोरगुल जारी रहा। स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। तीसरी बार फिर जब इजलास का आगाज हुआ तो ऐवान के वस्त में सिर्फ टीआरएस अरकान एहतजाज करते नजर आए, जिसे देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद पर जुमे की रात देर गए तक गर्मा गर्म मुबाहिस की वजह से हफ्ते को ऐवान में अरकान की तादाद इंतहाई कम नजर आई। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने बताया कि इस सिलसिले में जल्द स्पीकर से नुमाइंदगी की जाएगी। उनका कहना था कि उन 9 अरकान को मुस्तकबिल में अपने इस इक़दाम पर शर्मिंदगी होगी। चीफ विप ने कहा कि इमदाद बाहमी के इंतखाबात में मामूली कामयाबी हासिल करने वाली जमातों ने अपनी बखा के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। जी वेंकट रमना ने दावा किया कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में इन मुफाद परस्त जमातों को अवाम ही तमाचा रसीद करेंगे। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को सीएलपी का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर रुकन असेंबली मस्तान वली ने कहा कि जिनको जमहूरियत पर भरोसा नहीं है वो ये समझ रहे हैं कि हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है। उन्होंने पार्टी को धोखा देने वाले इन अरकान को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। रुकन असेंबली एन गौड़ ने कहा कि धोखा देने वाले अरकान को जगन के दबाव में आकर वाईएसआर ने पार्टी टिकट दिलवाया था और इन अरकान ने कभी भी गांधी भवन की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी हैं। 2014 के इंतखाबात में ऐसे कायदीन से पार्टी दूरी इख्तियार करेगी। అటువంటి శక్తుల్ని ప్రజలు చొక్కా పట్టుకొని తరిమి తరిమి కొట్టేటటువంటిగా ప్రజలు చైతన్యవంతులు చేయాలి, అది నా డిమాండ్. ప్రజలు అయితే ఇప్పుడు మీరున్నారండి, ఇప్పుడు నేనుంటాను, నేను ప్రలోభం పెడితే నన్ను 50,000 మంది ఓటర్లు గెలిపించారు. ఈ పార్టీ వారికి ఎమ్మెల్యేలను చేసింది, మంత్రులుగా అవకాశం కల్పించింది. అయినప్పటికీ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా చేయడం అనేది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. అలాంటి వారి విషయంలో ఉపేక్షించకుండా పేపర్ వర్క్ జరుగుతూ ఉన్నది. వారికి సంబంధించినటువంటి లీగల్ యాక్సెప్ట్ను కూడా తీసుకొని స్పీకర్ గారి ఫిర్యాదు చేయడం కొరకు ఇవన్నీ కూడా वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान अहम अपोजिशन जमात का ताउन न करना तारीख के सयादीन के तौर पर याद रखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली बाबूराव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी पदयात्रा का नाम आ रहा हूं आपके लिए के बजाय
आ रहा हूं अपने लिए कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए यात्रा का सहारा ले रहे हैं। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने ऐवान में वज़ीर आला के रिमार्क का हवाला देते हुए कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी किसी भी इंतखाब से खौफजदा नहीं है, खौफजदा तो हुकूमत है, इसलिए मजालिस से मुकामी के इंतखाबात मुनक्किद करवाने में पसोपेश से काम लिया जा रहा है। श्रीकांत रेड्डी ने तेलुगु देशम रुकन असेंबली एम नरसिंहु के रिमार्क्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। కోట్లాది మంది కూడా ఈ రోజున ఇక వీరికి ఏ రకమైన రోజున కనిపించాయంటే రాష్ట్ర ప్రజలు కోట్లాది మంది కూడా ఈ రోజున ఇక వీరికి ఏ రకమైనటువంటి మరి వారికి అధికారం అక్కర్లేదు, ఈ కుమ్మక రాజకీయాలు జరగకూడదు అనేటువంటి విషయంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజున మా యొక్క అధినేత మా యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంకా వారిచ్చేటువంటి అండతో ఇంకా వారిచ్చేటువంటి సహాయ సహకారాలతో। उधर टीआरएस के फ्लो लीडर ई टेलर राजेंद्र ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है और ऐवान में भी वो एतमाद से महरूम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि अब हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने एक बार फिर ये बात कही कि रियासती खजाने में 70% रकम तेलंगाना के महासिल से आती है, लेकिन इस पर मौज मस्ती दूसरे कर रहे हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि अगर तेलंगाना के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई तो अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। రేపు ప్రజాక్షేత్రంలోనే ఇప్పటికే విశ్వాసం కోల్పోయింది, ఇవాళ సభలో కూడా విశ్వాసం కోల్పోయింది, మీకు నైతికత లేదు, కొనసాగే హక్కు లేదు, ఇవాళ మీకు నిజంగా నిజాయితీ ఉంటే దిగిపోమని చెప్పి ఇవాళ నిన్నటి సంఘటన రుజువు చేసింది। ఇవాళ మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికైనా ఈ వెకిలి మాటలు బంద్ చేసి रियासती असेंबली में साल 2013-14 का बजट पीर की सुबह 10:26 पर पेश किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि माहिरीन माशियात से सलाह मशवरे के बाद बजट को तैयार किया गया है। वजीर फाइनेंस ने बताया कि बजट में शोबे ज़राअत और पीने के पानी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने रियासत की माशी हालत पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। वजीर फाइनेंस ने बताया कि SC/ST सब प्लान के लिए 22.8% बजट मख्तस किया गया है। उन्होंने बताया कि असेंबली में ज़रई बजट वजीर ज़राअत कन्या लक्ष्मी नारायण पेश करेंगे, कौंसल में C रामचंद्रैया आम बजट और श्रीधर बाबू ज़रई बजट पेश करेंगे। वजीर फाइनेंस ने बताया कि गुज़िश्ता साल के तजज़िये को देखते हुए बजट को तैयार किया गया है। रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन ने आया राम गया राम कल्चर को फरोग देते हुए अवाम की मर्जी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस ने अपोजिशन में रहकर कभी भी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सियासी मफाद के लिए पेश की गई तहरीक का डटकर मुकाबला किया है और हर सवाल का जवाब भी दिया है। उन्होंने अपोजिशन को अवामी मसाइल की एकसुई में तामीरी रोल अदा करने का मशवरा दिया। श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम का एतमाद हासिल करके बताएगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవించి ఎప్పుడు కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం ఊరంటే ఆంట పెట్టలే। ఎందుకంటే ప్రజా తీర్పుపై నమ్మకంతో ఆ ప్రజా తీర్పుపై నమ్మకంతో ఆరాం గారం కల్చర్ని ఆ సంస్కృతిని పెంపొందించొద్దని ఆలోచన చేసి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఆ రోజు కానీ అంతఃపూర్వకం కానీ మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కానీ सीपीआई के रुकन असेंबली सांबा शिवराव ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुकूमत तकनीकी तौर पर कामयाब तो हुई है, लेकिन दरहकीकत अखलाकी तौर पर उससे शिकस्त हुई है। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवराव ने कहा कि अगर अपोजिशन मुत्तहदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती तो हालात कुछ और ही होते। सीपीआई रुकन असेंबली ने वज़ीर आला के रवैये और उनके ज़िद्दी होने के एतराफ़ पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने अपनी हैसियत से गिरी हुई गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटियों के नाम पर पहले ही असेंबली के अयाम में कमी की गई है।
CPI रुकन असम्बली ने कार्रवाई के अयाम में इजाफे का मुतालबा किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अप्रैल की 25 तारीख से 7 मई तक के दौरान किसी भी वक्त मजालिस से मुकामी के इंतखाबात मुनक्किद करवाने का इशारा दिया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि आम इंतखाबात से कबल मजालिस से मुकामी के इंतखाबात कांग्रेस के लिए संगमेल साबित होंगे। पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि बागी अरकान के खिलाफ 15 दिनों के अंदर स्पीकर से शिकायत की जाएगी। जुमे को तहरीक अदम एतमाद के दौरान TRS के रुकन असम्बली हरीश राव के साथ हुई लफ्जी झड़प पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो उनके शख्सी रिमार्क्स थे, इसे तेलंगाना से जोड़ना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियत में नहीं है, हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत इंतखाबात से खौफज़दा नहीं है। रियासती वजीर आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि कांतापल्ली प्रोजेक्ट के लिए 20 मार्च को टेंडर्स तलब किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना के इलाके करीमनगर, नलगुंडा, खम्मम और वरंगल के लिए 1832 करोड़ के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। बाबली प्रोजेक्ट पर वजीर मौसूफ ने बताया कि तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करने के बाद हुकूमत इस सिलसिले में अगला कदम उठाएगी और बहुत जल्द इजलास भी तलब किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने दिलसुख नगर में 21 फरवरी को हुए बम धमाकों के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन के 2 मुश्तबा कारकुनों को 4 दिन की NIA तहवील में दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज IS मेहता ने NIA की दरखास्त पर सैयद मकबूल और इमरान को 20 मार्च तक तहवील में लेने की इजाज़त दे दी है। मकबूल और इमरान को हफ्ते के दिन अदालत में पेश किया गया था। ज़रात के मुताबिक NIA ने मकबूल और इमरान के अलावा एक और मुश्तबा मुल्जिम उबैदुर रहमान के साथ पूछताछ के लिए अदालत से इजाज़त तलब की थी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी सैयद मकबूल और इमरान को NIA ने तहवील में लेकर दिलसुख नगर बम धमाकों से मुताल्लिक़ पूछताछ की थी और दोनों को हैदराबाद भी लाया गया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बलदियात में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दाखिले ने इन दोनों पड़ोसी रियासतों के मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात में जोश व खरोश पैदा कर दिया है और वहाँ के अवाम सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात व नुमाइंदगियों से इस कदर मुतासिर हैं कि हर ज़िले और हर शहर में मजलिस की शाखें कायम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अकोला से मुकामी मुसलमानों के वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अकोला के मुसलमान अपनी सियासी जमात यानी मजलिस और मजलिसी कायदीन की आमद के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वहाँ रुकनियत साजी के लिए काम करने की हिदायत दी। कर्नाटक के सदर मुकाम बेंगलुरु शहर से भी मुकामी मुसलमानों के वफ़द ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। मुकामी मसाइल और मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल भी किया गया। कर्नाटक के बीदर और बसवा कल्याण के नौमुंतखबा अरकान बल्दिया ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने उन्हें और मुबस्सिरीन व मजलिसी कारकुनों को मुबारकबाद दी और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया। बीदर के मंसूर खादरी, शिवानंद और अब्दुल अजीज और बसवा कल्याण के मूसा, सुल्तान अली और हाजरा बीबी के साथ बीदर और बसवा कल्याण के सैकड़ों अफराद दारुस्सलाम पहुंचे थे, जिन्होंने अरकान बल्दिया मोहम्मद गौस, मुकर्रम अली, मिराज मोहम्मद, सलीम बेग, यूसुफ नक्शबंदी, वजाहत अली खां, अजीज़ बेग, मिनहाजुद्दीन, मंसूर अवलखी, समद बिन अब्दाद, फ्लोर लीडर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन, हबीब ज़ैन आरिफ, वाजिद अली खां के अलावा सरगर्म कारकुनान मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद खादरी और अबू तलहा अमजद के हमरा बैरिस्टर ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर कायदीन और कारकुनों की शिद्दत से गुलपोशी की गई। जिला निजामाबाद के बोधन से अवाम के एक बड़े ग्रुप ने भी दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। इस ग्रुप में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे, जिन्होंने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने और जिला निजामाबाद में मजलिस के इस्तेहकाम के लिए काम करने का तयक़ुन दिया। कायद मजलिस ने इनसे कहा कि वो मज़लूमों और कमज़ोर अफराद की ताकत और उनकी आवाज़ बने
और अपने मरकज़ सियासी को ताकतवर बनाएं। अहमद पाशा खादरी ने बोधन में मजलिस को तंजीमी तौर पर मुतहरिक करने के लिए रुकनियत साजी का मशवरा दिया। तेलुगु देशम रुकन असम्बली पी केशव ने उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी के साथ उनके किसी भी तरह के ताल्लुकात या रवाबित रहे हैं। पी केशव ने YSRCP के रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी के इल्जामात पर इत्तेमाल जाहिर करते हुए बताया कि एक प्रोग्राम के दौरान गाली जनार्दन रेड्डी से मुख्तसर मुलाकात को ताल्लुकात का रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। पी केशव ने यह भी कहा कि वो इस मामले पर कसम खाने के लिए भी तैयार हैं। रियासती वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने कहा है कि उनके खिलाफ फर्जी नाम से कायम करदा कंपनियों का मुकदमा दर्ज करवाने के पीछे किसका हाथ है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। ताहम वक्त के साथ हक़ाइक़ मंजर आम पर आ जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि उनके खानदान और साथियों की कई कंपनियां हैं, लेकिन उन कंपनियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह के मुकदमात माजी में भी उन पर आयद किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी इसके खिलाफ हद तक इज्जत के मुकदमे लड़े थे, लेकिन उसके नतायज नहीं आए। जाना रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी क़यासाराइयां गश्त कर रही हैं कि वो वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली KT रामाराव ने सिरसिल्ला में बाफंदों के पावरलूम्स की सनत को FSA से मुस्तस्ना रखने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि सिरसिल्ला बाफंदों की खुदकुशियों का मरकज बना हुआ था, ताहम हुकूमत की फराहम करदा मराहत के बाद इसमें कमी आई थी, लेकिन अब FSA के लुज़ूम से खुदकुशी के वाक़ात में इजाफे का खदशा पाया जाता है। उन्होंने सिरसिल्ला को स्पेशल टेक्सटाइल जोन का दर्जा देने का भी मुतालबा किया। महकमे बल्दिया में ऐसे कई आला ओहदेदार और निचले दर्जे के मुलाजमीन मौजूद हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बदनाम कर रहे हैं। न सिर्फ इससे हैदराबाद की साख मुतासिर हो रही है, बल्कि महकमे का काम भी अंदर से खोखला होता जा रहा है। हैदराबाद में जब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में आई है, तब से लेकर आज तक हैदराबाद में कहावत मशहूर है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया। यह न सिर्फ एक कहावत है, बल्कि वाक़तन बल्दिया में ऐसे कई मुलाजिम मौजूद हैं जो आए दिन इस कहावत को सच साबित करते रहते हैं। ऐसी ही एक मिसाल चादरघाट लारी अड्डे पर देखने को मिली, जहां पर बल्दिया का मुलाजिम अपनी कचरा उठाने वाली गाड़ी का डीजल चोरी करके इसे ब्लैक में फरोख्त कर रहा था। यह ना सिर्फ एक आध दिन या एक आध दफा की बात है, बल्कि यहां रोजाना बल्दिया के ऐसे कई ट्रक्स आते हैं और गैर कानूनी तौर पर डीजल फरोख्त करते हैं। यह देखिए, यह वही ड्राइवर है और इसका नाम जंगया है। जरा देखिए तो इसने किस तरह से अपनी गाड़ी का डीजल अनजाने तौर पर दूसरी गाड़ियों के पास रखकर अपना काम किया है। और ये वो हजरात हैं जो चोरी का डीजल खरीदते हुए ना झिझकते हैं और ना डरते हैं, बल्कि सीना तान कर चलते हैं। जब हमारे कैमरे का सामना जंगया से हुआ तो उसका कहना था कि वो रोजाना इसी तरह यहां पर डीजल लाकर देता है, लेकिन इस ड्राइवर की हिम्मत तो देखिए कि वो चोरी के जरिए बल्दिया का काम और नाम खराब कर रहा है, बल्कि एक रुखी रास्ते पर गाड़ी दौड़ा भी रहा है। उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि वो किसी को टक्कर देगा और किसी की कीमती जान चली जाएगी। वो तो सिर्फ हमारे कैमरे से भागना चाहता था। जब खानगी गाड़ियों के मालिकीन से दरियाफ्त किया गया तो इनका कहना है कि वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डीजल खरीद कर अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं। चाहे जो भी हो, इस सारे मामले में नुकसान तो सिर्फ आवाम का ही हो रहा है, क्योंकि ये ट्रक जो कचरा उठाने के लिए होती है वो कचरा बराबर नहीं उठाती। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर को 100 लीटर डीजल दिया जाता है तो वो ज्यादातर डीजल चोरी करते हुए बेच देता है। अब ऐसे में वो अपनी ड्यूटी कैसे अंजाम देगा? इसकी वजह से क्लीन एंड ग्रीन सिटी का बल्दिया का नारा खोखला साबित हो रहा है।
یہ معاملہ صرف ایک ملازم تک محدود نہیں بلکہ ایسے سینکڑوں ملازمین بلدیہ میں موجود ہیں جو اسی طرح کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں، اور ان کی ان حرکتوں پر نظر رکھنے والا شاید کوئی نہیں۔ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیدار کو چاہیے کہ وہ کلین سٹی کا نعرہ دینے سے پہلے اپنے محکمے کی گندگی کا صفایا کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں بعض اعلیٰ عہدیدار بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اب ماتحت ملازمین کو کون روکے گا اور یہ غیر قانونی سرگرمی کیسے رکے گی؟ کیمرہ پرسن نعمان کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ بنجارہ ہلز کے کالج میں ایک انگریزی اخبار کی جانب سے مباحثے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی پی دینیش ریڈی، ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر ہدا، سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما، کمشنر سیبرآباد تروملا راؤ کے علاوہ اخبار کے مدیران موجود تھے۔ اس موقع پر کالج کے طلبوں نے مسکرا پولیس عہدیداروں سے مختلف امور کا احاطہ کرتے ہوئے سوالات کیے، جس میں قابل ذکر تلاشی مہم، بم دھماکوں کے علاوہ دلی اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ اور بے قصور قرار دیے گئے افراد کو دوبارہ پولیس تحویل میں لیے جانے کے خلاف سوالات تھے۔ ڈی جی پی دینیش ریڈی نے ان سوالوں کا کوئی واضح جواب نہیں دیا اور وہ پولیس کی اس غلطی پر جواب دیتے ہوئے بھی پریشان نظر آئے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ دلسکھ نگر بم دھماکوں میں مسلم تنظیم یا پھر ہندو تنظیم ملوث ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بم دھماکوں کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس واقعے سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے مشتبہ افراد کا پتہ چلایا جا چکا ہے۔ ہمان نگر پولیس نے ٹولی چوکی میں زیروکس کی 2 دکانوں کے مالکین کو گرفتار کر کے ان کی دکانوں کو مہر بند کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے طلباء ان دنوں دکانوں میں نقل کرنے کی چٹھیوں کی فوٹو کاپیاں کروا رہے ہیں تاکہ امتحان میں آسانی سے نقل کر سکیں۔ پولیس نے دکان کے مالکوں کے علاوہ 2 طلباء کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ سکندرآباد اور مشیرآباد کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے تلاشی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں کے بعد سے آئے دن پولیس وہیکل چیکنگ کے ساتھ ساتھ شخصی تلاشی بھی لے رہی ہے۔ سکندرآباد اور مشیرآباد کے مختلف علاقوں میں زبردست چوکسی کے ساتھ ساتھ مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ آر جی آئی شمس آباد پولیس نے ایک لڑکے کو دوسرے طالب علم کا امتحان لکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خانگی کالج کے امتحانی مرکز میں بھاسکر نامی طالب علم کا امتحان وکی نامی لڑکا لکھ رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ انا راؤ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر دفعہ 420 کے تحت کیس درج کر لیا ہے۔ شمس آباد پولیس نے قتل کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مسروقات طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ آر جی آئی شمس آباد پولیس سرکل انسپکٹر درگا پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ہفتے کے دن مزدور پیشہ کشتیا، بالامنی، یادگیری اور کشتما کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان چاروں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پولیس کو بتایا کہ 25 دسمبر 2012 کو انہوں نے کام نہ ملنے پر سیندی پی اور ایشورما کو اسی کی ہی ساڑی سے پھانسی دے دی اور اس کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اسمبلی میں اپوزیشن کی مختلف تحریکات التوا نامنظور، شور و غل کے بیچ ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی۔ 25 اپریل سے 7 مئی تک کسی بھی وقت مجالس سے مقامی کے انتخابات ممکن، باغی ارکان کے خلاف اسپیکر سے شکایت کرنے کا فیصلہ۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران اہم اپوزیشن کا عدم تعاون سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، وائس آر کانگریس پارٹی کا اظہار افسوس۔ پیر کو ریاستی اسمبلی میں بجٹ کی پیشکشی، ریاست کی اقتصادی حالت پر وزیر فائنانس کا اظہار اطمینان۔ اور کرناٹک اور مہاراشٹر میں کامیابی سے مقامی مجلسی کارکنوں میں جوش، دارالسلام میں پارٹی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔
इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।